हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज की साइंस की क्लास नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि इस क्लास की जो ओवरव्यू है वो आपको एक बार दिखा देते हैं कि इस क्लास में आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे ALP टेक्नीशियन, RPF, ग्रुप D, NTPC, सभी एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए ओवरव्यू पहले देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इसमें टेस्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन टेस्ट जो रहेगा वो आपको देखने को मिलेगा। इसका आंसर आपको देना रहेगा क्या, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी कि कमेंट में। ठीक है, आगे फिर उसके बाद देखने को मिलेगा क्या, प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य के बारे में देखेंगे। ठीक है, फिर है आगे चिकित्सा विज्ञान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो खोज हुए हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है ना, तो एवं खोज और उनके आविष्कारक का नाम देखेंगे। उसके बाद फिर वनस्पति विज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन रहेंगे वो देखेंगे। इसके बाद फिर कंप्यूटर एवं इंटरनेट से संबंधित जो संक्षेप रहते हैं वो देखेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर संभावित प्रश्न जो है वो जो कि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो तो उसके देख लेंगे। ठीक है ना, चलिए इसके बाद फिर आएंगे अपन MCQs में। ठीक है ना, तो टॉप 20 MCQ भी देखेंगे। ठीक है, और MCQ जितने भी है सभी के सभी पूछे हुए, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। हालांकि जितने भी आपको वन लाइनर भी है ये सभी के सभी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है। ठीक है, बट ये है अलग अलग फॉर्मेट में चेंज कर दिए ताकि अपने को पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्टिंग रहे, यानी कि मजा आते रहे। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक जो है आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया। ठीक है, तो आप PDF डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ से रिविजन भी करते रहिएगा पर डे बाई डे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि टेस्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। क्वेश्चन है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाला जो तत्व है वो कौन है, ये बताना। ठीक है, तो कमेंट में इसका उत्तर आप जरूर दीजिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा PDF में। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं रेडिएटर। रेडिएटर का प्रयोग किस में किया जाता है, तो वाहनों के इंजन को ठंडा रखने में। ठीक है ना, तो वाहनों के इंजन को ठंडा रखने में किसका प्रयोग करते हैं, तो रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जाइलोफोन। ठीक है ना, जाइलोफोन। जाइलोफोन का प्रयोग किस में होता है, तो ध्वनि उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। किसका, जाइलोफोन का प्रयोग होता है। ठीक है ना, जाइलोफोन का प्रयोग होता है किसमें, ध्वनि उत्पादन में। नेक्स्ट है पीपेट। ठीक है ना, पीपेट जो उपकरण है इसका प्रयोग होता है किसमें, तो द्रव की निश्चित मात्रा मापने में प्रयोग किया जाता है। किसका, पीपेट नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं द्रव की निश्चित मात्रा को मापने में। नेक्स्ट है पेसमेकर। तो पेसमेकर का प्रयोग होता है हृदय स्पंदन में। ठीक है ना, हृदय स्पंदन में प्रयोग करते हैं किसका, पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रोमोमीटर। तो क्रोमोमीटर का प्रयोग किस में होता है, तो जलयानों पर समय का सही पता लगाने में। ठीक है ना, तो जलयान में जो कोई व्यक्ति रहते हैं तो सही समय का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, क्रोमोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है साइट्रोटन। ठीक है ना, साइट्रोटन का प्रयोग होता है कृत्रिम मौसम का निर्माण करने में। तो कृत्रिम मौसम यानी कि बनावटी मौसम जिसे बोलते हैं उसका निर्माण करने में प्रयोग किया जाता है साइट्रोटन का। ठीक है, नेक्स्ट है पाइकोमीटर। तो पाइकोमीटर का प्रयोग होता है दूर की वस्तु के ताप मापने में। ठीक है ना, तो जो दूर की वस्तु रहता है उसका तापमान मापने में प्रयोग करते हैं किसका, पाइकोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रोबोस्कोप। ठीक है ना, स्ट्रोबोस्कोप। तो स्ट्रोबोस्कोप का प्रयोग किसमें होता है, तो आवर्तित गति कर रही वस्तुओं का वेग मापने में किया जाता है। ठीक है ना, आवर्तित गति कर रही जो वस्तु है उसका वेग जो है मापने में प्रयोग करते हैं किसका, स्ट्रोबोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सभी के सभी जो है इंपॉर्टेंट है, तो आप रिवीजन करते रहेगा, ध्यान में रहेगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे चिकित्सा विज्ञान संबंधी कुछ खोज है, यानी कि खोज और उसके आविष्कारक का नाम एक बार ये देखते हैं। ठीक है, चलिए जैसे BCG का टीका है तो इसका खोज किसके द्वारा किया गया था, तो यूरिन कॉमेट के द्वारा। ठीक है ना, यूरिन कॉमेट के द्वारा इसका BCG का टीका का खोज किया गया था। नेक्स्ट है कालाजार बुखार है, उसका खोज किसके द्वारा किया गया, तो UN ब्रह्मचारी के द्वारा। ठीक है ना, UN ब्रह्मचारी के द्वारा खोज किया गया था। हृदय प्रत्यारोपण। ठीक है ना, हृदय प्रत्यारोपण का आविष्कार किसने किया, तो ये किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। ठीक है ना, क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा हृदय प्रत्यारोपण का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है बेरी रोग की चिकित्सा, यानी बेरी रोग की जो चिकित्सा है वो किसके द्वारा किया गया था, तो सबसे पहले ये आइजैक मैन के द्वारा। ठीक है ना, इसके आविष्कारक कौन है, तो आइजैक मैन को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है DDT। तो DDT के आविष्कारक कौन है, तो डॉक्टर पॉल मूलर है। ठीक है ना, DDT के आविष्कारक कौन है, डॉक्टर पॉल मूलर। ठीक है,
नेक्स्ट है अल्ट्रा किरणों से चिकित्सा, ठीक है ना। अल्ट्रा किरणों से चिकित्सा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो ये नाम है पीनमैन, ठीक है ना। पीनमैन नामक जो वैज्ञानिक हैं इनके द्वारा किया गया था इसका आविष्कार, अल्ट्रा किरणों के द्वारा चिकित्सा करना, ठीक है ना। नेक्स्ट है जेनेटिक कोड, तो जेनेटिक कोड किसके द्वारा आविष्कार किया गया था, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा, ठीक है ना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा जेनेटिक कोड का आविष्कार किया गया, यानी कि खोज किया गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है पोलियो का टीका, तो पोलियो का टीका का खोज किसने किया, तो जॉन्स साल्क के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। जॉन्स साल्क के द्वारा पोलियो के टीका का खोज किया गया, ठीक है। तो यह चिकित्सा संबंधी से विज्ञान से कुछ संबंधित इंपॉर्टेंट खोज और उसके आविष्कारक है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे की टॉपिक देखते हैं। वनस्पति विज्ञान से संबंधित कुछ ओवन लाइनर है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं मरुस्थलीय पौधों का अध्ययन जीरोफाइट कहलाता है। क्या कहलाता है, जीरोफाइट कहलाता है, ठीक है ना। मरुस्थलीय जो मरुस्थल में पौधा उगते हैं उसके अध्ययन को जीरोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट है सबसे बड़ा आवृत्ति बीजी पौधा जो होता है वो कौन होता है, तो यूकेलिप्टस होते हैं। क्या होता है, यूकेलिप्टस, ठीक है ना। सबसे बड़ा आवृत्ति बीजी पौधा कौन है, तो यूकेलिप्टस है। नेक्स्ट है सबसे छोटा आवृत्त बीजी पौधा कौन है, तो लेमना, ठीक है ना। लेमना जो कि जलीय पौधा होता है, क्या होता है, जलीय पौधा। नेक्स्ट है सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, तो यह शैवाल में पाया जाता है। सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, शैवाल में। सबसे लंबा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, तो ट्राइलियम, ठीक है ना। ट्राइलियम में पाया जाता है सबसे लंबा गुणसूत्र। नेक्स्ट है सबसे छोटा नग्न बीजी पौधा कौन है, तो जेमिया पिग्मिया, ठीक है ना। जेमिया पिग्मिया है जो कि सबसे छोटा नग्न बीजी पौधा है, कौन है, जेमिया पिग्मिया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जिबरेलिन सर्वप्रथम किससे प्राप्त किया गया, तो यह कवक से प्राप्त किया गया। तो जिबरेलिन जो है वो सर्वप्रथम किससे प्राप्त किया गया, तो कवक से, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में सबसे अधिक पाया जाता है, ये तो याद रहेगा ही क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है ना। तो प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, तो सोयाबीन में, ठीक है। तो ये था वनस्पति विज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन और उसके आंसर जो कि ओवन लाइनर थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की टॉपिक। आगे की टॉपिक है कंप्यूटर एवं इंटरनेट से संबंधित संक्षेप है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूर्ण रूप होता है HTTP का, ठीक है ना। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट है IBM का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है ना। IBM का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट है ISDN का पूर्ण रूप होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है इसका पूर्ण रूप ISDN का, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट है IS का पूर्ण रूप होता है क्या, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, ठीक है ना। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका पूर्ण रूप होता है। LAN, ठीक है ना। LAN जिसका फुल फॉर्म होता है क्या, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, LAN का पूर्ण रूप होता है, ठीक है ना। तो यह है संक्षेप जो कि कंप्यूटर और इंटरनेट से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे की टॉपिक में। आगे की टॉपिक जो कि संभावित प्रश्न के बारे में देखते हैं जो कि ओवन लाइनर है, तो इसे भी देखते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला है जल की अस्थायी कठोरता किसी से दूर की जाती है। तो जल की अस्थायी जो कठोरता रहता है, ठीक है ना, अस्थायी कठोरता ध्यान रखिएगा। तो अस्थायी कठोरता किससे दूर होता है, तो सोडियम कार्बोनेट मिलाने से दूर होता है। तो जल में जब अस्थायी कठोरता रहता है तो सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं तो उससे दूर हो जाता है, ठीक है। सोने को शुद्ध करने के लिए कौन सा मिश्रण उपयोग किया जाता है ये बताना है। तो सोने को शुद्ध करने के लिए अम्लराज जिसे एक्वा रेजिया भी बोलते हैं, इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, यानी उपयोग में लाया जाता है। किसको, अम्लराज या फिर एक्वा रेजिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अफ्रीकी नींद की बीमारी किस मक्खी के काटने से होता है। तो ये होता है सीसी मक्खी, ठीक है ना। कौन सी मक्खी, सीसी मक्खी होता है, सीसी मक्खी, ठीक है ना। सीसी मक्खी से होता है, ठीक है, ध्यान रखें। कौन सी मक्खी, तो सीसी मक्खी से। सीसी मक्खी काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो अफ्रीकी नींद की बीमारी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द्रव में घर्षण को क्या कहते हैं, तो श्यानता कहते हैं, ठीक है ना, यानी विस्कोसिटी इंग्लिश में से बोलते हैं, या श्यानता, यानी द्रव में जो घर्षण होता है उसे क्या बोलते हैं, श्यानता बोलते हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो कौन है, तो ये है हाइड्रोजन, ठीक है ना। क्या है, हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है, तो हाइड्रोजन। नेक्स्ट है कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क लघु क्षेत्र में स्थित जैसे कि घर, कार्यालय, स्कूल जैसे भवनों में छोटे समूह को कवर करता है। तो इसका नाम क्या है, तो LAN, LAN जिसका फुल फॉर्म दिया था लोकल एरिया नेटवर्क इसका होता है, ठीक है ना। इसका LAN का पूर्ण क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो जो इसका मतलब होता है क्या, लोकल मतलब लघु क्षेत्र में स्थित, जो लघु क्षेत्र होता है वहाँ पर यह कार्य करता है, कवर करता है, ठीक है ना। जैसे कि घर, कार्यालय यानी ऑफिस या स्कूल वगैरह इसमें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है दुनिया का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है ये बताना।
तो दुनिया का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो इसका नाम है ENIAC, ठीक है ना। क्या नाम है, इसका नाम है ENIAC, ठीक है ना, ENIAC, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन, सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है ये बताना है। तो सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है, नाभिकीय संलयन। और हाइड्रोजन बम भी जो काम करता है वो किस पर करता है, तो नाभिकीय संलयन पर ही काम करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, चावल की भूसी से तेल निकालने, ठीक है ना, चावल की भूसी से तेल निकालने में कौन सा एंजाइम मिलाया जाता है ये बताना है। तो कौन सा एंजाइम मिलाया जाता है, इसका नाम है प्रोटीज, ठीक है ना, प्रोटीज, प्रोटीन नहीं प्रोटीज, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इसे पता चले प्रोटीन में कंफ्यूज हो जाता है, तो प्रोटीन नहीं प्रोटीज बोलते हैं उसे, ठीक है ना। चलिए, तो ये था कुछ संभावित प्रश्न जो कि आप ध्यान रखिएगा, रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे अब है MCQ, तो अब MCQ देखते हैं, ठीक है ना, MCQ जिसका आंसर आप लोग भी जरूर दीजिएगा, ठीक है ना, और साथ में इसका एक्सप्लेनेशन भी कुछ मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है MCQ में, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है, यानी कोशिका गतिविधियां नियंत्रित किसके द्वारा की जाती है ये बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी किसके द्वारा किया जाता है, न्यूक्लियस के द्वारा यह नियंत्रित किया जाता है, ठीक है ना। और न्यूक्लियस जो कि इंग्लिश वर्ड है और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रक, ठीक है। चलिए देखते हैं, कोशिका की गतिविधियों पर नियंत्रण केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस के द्वारा होता है, ठीक है ना। यह कोशिका का एक महत्वपूर्ण क्या है, कोशिकांग है, ठीक है ना, यह कोशिका क्या है, एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है, तो ये भी ध्यान रखेगा पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बोला क्या, पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है ये बताना है, ठीक है ना। तो सभी क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर के हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है ये बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्या बोलते हैं, पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। माइटोकॉन्ड्रिया को पौधा कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, किसे होता है, दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट को आप याद रखिएगा। इसके एंजाइम द्वारा कोशिकीय श्वसन होता है जिसे ऊर्जा पैदा होती है। क्या पैदा होता है, ऊर्जा पैदा होता है, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो कि दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, इसके एंजाइम के द्वारा, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के जो एंजाइम होता है उसके द्वारा कोशिकीय श्वसन होता है और उससे क्या होता है, ऊर्जा पैदा होता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए वो रहा, अनुवंशिक इकाई है, अनुवंशिक इकाई है तो ये बताना है, ठीक है ना। अनुवंशिक इकाई क्या है ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, यानी कि क्या है, जीन है। अनुवंशिक इकाई किसे कहते हैं, तो जीन को कहते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। गुणसूत्रों पर स्थित DNA की बनी एक अति सूक्ष्म यानी कि बहुत छोटी सी जो संरचना होती है, जो आनुवंशिक लक्षणों का धारण, ठीक है ना, एवं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसका क्या करता है, हस्तांतरण करती है। क्या करती है, हस्तांतरण करती है, उसे जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे जीन कहते हैं, ठीक है ना, समझिएगा। गुणसूत्रों पर स्थित रहता है कौन, DNA की बनी हुई अति सूक्ष्म संरचना, यानी कि बहुत छोटा सा संरचना बना रहता है, जिसका कार्य क्या होता है, आनुवंशिक लक्षणों का धारण, ठीक है ना, जिसका आनुवंशिक लक्षणों का धारण करना एवं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उसका क्या करना, स्थानांतरण करना, यह उसे क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं, ठीक है ना। जीन आनुवंशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई है, ठीक है ना। जीन जो है क्या है, आनुवंशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई है। तो यही पॉइंट से क्वेश्चन उठाया है, ठीक है ना, तो पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अर्थात इसी से हमारी आनुवंशिक विशेषताओं की जानकारी मिलती है, और इसी से क्या मिलता है, हमारी आनुवंशिक विशेषता की जानकारी मिलती है, जैसे कि हमारे बालों का रंग क्या होगा, आंखों का रंग कैसा होगा, या हमें कौन सी बीमारियां हो सकती है, ये सभी के सभी इसी से पता चलते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हम शक्ल जुड़वा का जन्म तब होता है जब डैश होता है, ठीक है ना, यानी कि डैश यानी कि कब होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि प्रायः एक ही लिंग के, ठीक है ना, प्रायः एक ही लिंग के होते हैं, ठीक है ना। हम शक्ल जुड़वा का जन्म एक ही प्रसव के समय एक ही भ्रूण के द्वारा होता है, और ये प्रायः एक ही लिंग के होते हैं। कैसे होते हैं, तो ये प्रायः एक ही लिंग के होते हैं, ठीक है ना। तो कैसे होते हैं, तो ये प्रायः एक ही लिंग के होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है ये बताना है। तो जेनेटिक्स में किसका अध्ययन करते हैं, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन होता है, ठीक है ना। तो जेनेटिक्स में जो अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकता का एवं गुणसूत्र का यानी क्रोमोसोम का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। आनुवंशिकी अर्थात जेनेटिक्स, आनुवंशिकी अर्थात जेनेटिक्स से जीव विज्ञान की वह शाखा है, ठीक है ना। किसकी शाखा है, तो जीव विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता जीवों की विभिन्नताओं एवं गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि टोटल आनुवंशिकता जीवों की विभिन्नताओं एवं गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। तीनों पॉइंट जो है वो आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, उत्तक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है ये बताना है, ठीक है ना। तो उत्तक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। उत्तक विज्ञान में उत्तकों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो उत्तक विज्ञान में उत्तकों की उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। तो उत्तक विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, तो उत्तकों की उत्पत्ति, संरचना और उसके कार्य का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बोल रहा है उत्तक है एक, तो उत्तक एक क्या है ये बताना, ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी यानी कि समान कोशिकाओं का समूह होता है। उत्तक क्या होता है, तो समान कोशिकाओं का समूह होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ऐसी कोशिकाओं के समूह जो संरचना, आकृति, उत्पत्ति एवं कार्य में समान होते हैं उसे क्या बोलते हैं, उत्तक कहते हैं। तो उत्तक किसे कहते हैं, तो ऐसी कोशिकाओं के समूह जो होता है संरचना में, आकृति, उत्पत्ति एवं कार्य में क्या होते हैं, समान होते हैं, उसे उत्तक कहते हैं, ठीक है ना। तो समान कोशिकाओं का समूह होता है उसे क्या बोलते हैं, उत्तक, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है RDX है, तो RDX क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी यानी RDX क्या है, तो एक विस्फोटक है। क्या है, RDX एक विस्फोटक है। और RDX का पूर्ण रूप क्या होता है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है ना। तो RDX का ये पूर्ण रूप होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह एक क्या है, विस्फोटक है। इसका प्रयोग आतंकवादी विस्फोट करने में करते हैं और इसका प्रयोग आतंकवादी लोग ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना। RDX का विस्फोट काफ़ी शक्तिशाली होता है। RDX के विस्फोट से बड़े बड़े भवन, पुल वगैरह को क्या किया जाता है, उड़ाया जाता है, ठीक है ना। RDX का रासायनिक नाम है साइक्लोट्राई, ठीक है ना। साइक्लोट्राई मिथाइल ट्राई नाइट्रोमाइन, ठीक है ना। ये इसका क्या है, रासायनिक नाम है। तो एक बार या दो बार इसे रिवीजन कीजिएगा तो आपको ये ध्यान में रहेगा, ठीक है ना। तो साइक्लोट्राई मिथाइलिन, ठीक है ना। साइक्लोट्राई मिथाइलिन ट्राई नाइट्रोमाइन, ठीक है ना। तो इसका ये रासायनिक नाम है, ठीक है, इसका RDX का। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्वार्टर्ज, ठीक है ना। क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम है, तो क्वार्टर्ज का जो रासायनिक नाम है क्या है ये बताना, ठीक। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कि सोडियम सिलिकेट। क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम सिलिकेट इसका रासायनिक नाम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था ये बताना, ठीक है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि न्यूट्रॉन की खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया था, चैंडविक के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। और कब किया गया था, 1932 ईस्वी में किया गया था। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है, ठीक है ना। न्यूट्रॉन क्या है, तो एक उदासीन कण है। देखिए ट्रेन आ गया, ट्रेन आता है तो कभी कभी थोड़ा सा परेशानी होता है, लेकिन क्या करेंगे स्टेशन के बगल में रहते हैं तो ट्रेन तो कभी कभी आएगी, ठीक है। चलिए न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। क्या है, न्यूट्रॉन तो एक उदासीन कण है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। आगे है परमाणु भार में इसका प्रमुख भाग होता है, ठीक है ना। तो किसी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु का भार माइनस परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है। तो परमाणु भार और परमाणु क्रमांक का जो क्या होता है अंतर होता है उसके बराबर क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या होते हैं। यानी कि परमाणु के भार में से परमाणु क्रमांक घटाना, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल जिसे D2O इसका सूत्र होता है का प्रयोग किस रूप में किया जाता है ये बताना, ठीक है। तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि मंदक के रूप में इसका प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल जिसका सूत्र होता है क्या, D2O होता है, ठीक है ना। जिसका सूत्र क्या होता है, D2O होता है। न्यूट्रॉन
मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बोल रहा है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है ये बताना। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जानते हैं, तो अप्सरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जिसका नाम है अप्सरा के नाम से जाना जाता है। BARC के नियंत्रण एवं निरीक्षण में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा बना। तो किसके निरीक्षण में बना, तो BARC के निरीक्षण में बना, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो BARC का फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और यह स्थित कहाँ है, तो यह मुंबई में स्थित है, ठीक है ना। इसका कार्य क्या है, तो परमाणु रिएक्टर से परमाणु बिजली, ठीक है ना, परमाणु बिजली प्राप्त की जाती है, ठीक है ना। तो परमाणु रिएक्टर से परमाणु बिजली प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना, किसके द्वारा, BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट है इसमें बहुत सारा, सभी को सभी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है, ठीक है ना, इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है ये बताना। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इनमें से क्या है, सबसे सूक्ष्म तत्व है, ठीक है ना। क्लोरीन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की तुलना में हाइड्रोजन सबसे सूक्ष्म तत्व होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है। तो समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी कि उसे क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। तो समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, उसे वेग कहते हैं, यानी कि वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। समय के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, और वेग क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है ना। एक वर्ड है याद रखिएगा, वेवित्व, ठीक है ना, वेवित्व। वेवित्व का मतलब होता है ये सभी के सभी जो आते हैं इसमें क्या आते हैं, सभी सदिश राशि आते हैं। बेस मतलब हो गया क्या, बे मतलब हो गया आपको वेग, ठीक है ना। बी से हो गया क्या आपको विस्थापन, ठीक है। और तुवा से हो गया क्या, त्वरण। ये सभी के सभी क्या है, सदिश राशि हैं, ठीक है ना। इसका क्या लिखेंगे, वेवित्व, ठीक है ना, वेवित्व याद रखिएगा, ठीक है ना। तो पहला बे से हो गया क्या, वेग, दूसरा से हो गया क्या, बी से विस्थापन, और त्वा से हो गया क्या, त्वरण, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है किसी वस्तु द्वारा विराम की अवस्था अथवा गति की अवस्था के विरोध की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं ये बताना, ठीक है ना। तो कोई वस्तु द्वारा विराम की अवस्था अथवा गति की अवस्था के विरोध की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है क्या, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि उसे जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं किसी वस्तु द्वारा अपनी विराम अवस्था एवं गति अवस्था में परिवर्तन किए जाने के प्रति विरोध की जो प्रवृत्ति होती है उसे जड़त्व कहते हैं, यानी कि इनर्शिया कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे है अर्थात वस्तु द्वारा जब अपनी गति अवस्था का विरोध करता है या किया जाता है तो उसे गति जड़त्व कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, वस्तु द्वारा जब अपनी गति अवस्था का विरोध किया जाता है, ठीक है ना, कोई वस्तु है उसकी गति अवस्था को वह विरोध किया जाता है तो उसे गति जड़त्व कहते हैं। और जब वस्तु अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है तो उसे विराम जड़त्व कहते हैं, ठीक है ना। तो जड़त्व भी दो प्रकार के कौन कौन हो गया, एक गति जड़त्व और दूसरा हो गया विराम जड़त्व। तो ये आप पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, ठीक है ना। तो कोई सदिश राशि होता है जिसमें परिमाण के साथ साथ में क्या होता है, दिशा भी होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे है क्या, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होते हैं और अदिश में केवल क्या होते हैं, परिमाण होते हैं, और सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं और दिशा नहीं होते हैं, ठीक है ना। जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होते हैं और दिशा नहीं होते हैं। तो निम्न में कौन एक सदिश राशि है ये बताना है, ठीक है ना। तो कौन सदिश राशि है ये बताना। बाकी तो ये परिभाषा दिया हुआ, आपको क्वेश्चन में परिभाषा दे दिया है कि एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपको सदिश के बारे में। जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होते हैं और दिशा नहीं होते, तो निम्न में कौन सदिश राशि है ये बताना है। तो अभी बताए थे ना, बेवित्व आप याद रखिएगा, ठीक है ना, बेवित्व। तो बेवित्व मतलब पहला बे का मतलब हो गया क्या, वेग, और दूसरा बी का मतलब क्या हो गया, विस्थापन, ठीक है ना, विस्थापन, और त्वा का मतलब क्या हो गया, त्वरण। ये सभी के सभी क्या मिलेंगे आपको, ये सभी के सभी क्या है, सदिश राशि है। ये सभी क्या है, सदिश राशि,
ठीक है ना, सदिश राशि है ये सभी। तो सदिश राशि कौन आ गया, विस्थापन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विस्थापन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट एक सदिश राशि है, क्योंकि यह वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में चलती है, ठीक है ना, एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को व्यक्त करता है, ठीक है ना। अर्थात विस्थापन के लिए परिमाण यानी संख्यात्मक मान के साथ साथ में दिशा का भी ज्ञान आवश्यक है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया विस्थापन आपका क्या, सदिश राशि। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। स्मॉल जी का मान है, ठीक है ना, स्मॉल जी का मान डैश बराबर क्या होता है, यानी ऑप्शन में क्या है, इससे रिलेटेड है ये बताना, ठीक है ना। तो स्मॉल जी का मान डैश, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर स्मॉल जी का जो मान होता है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्मॉल जी का मान जो है वो पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर क्या होता है, कम होता है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे स्मॉल जी का मान विषुवत रेखा पर कम और ध्रुवों पर अधिक होता है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये भी आ सकते हैं। स्मॉल जी का जो मान है वो विषुवत रेखा पर क्या होता है, कम होता है, और ध्रुव पर क्या होता है, अधिक होता है। स्मॉल जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर भी कम होता है, तो ये भी पॉइंट को आप ध्यान रखेगा, यानी तीनों पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। विषुवत रेखा पर कम होता है, तो कहाँ कहाँ कम होता है ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो केंद्र पर पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, विषुवत रेखा पर कम होता है, पृथ्वी की सतह से जब ऊपर जाएंगे तो भी स्मॉल जी का जो मान है क्या होता है, कम होता है। सिर्फ ध्रुव पर जो है स्मॉल जी का मान क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बोल रहा है, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है। तो किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है ये बताना। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी, यानी कि द्रव्यमान। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है, तो वह द्रव्यमान है, ठीक है। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, ठीक है ना। क्या होता है, किसी वस्तु का जो द्रव्य होता है, जड़त्व होता है, उसके द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। अर्थात वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना भी अधिक ही होगा, ठीक है ना। यानी कि जितना द्रव्यमान अधिक होगा जड़त्व भी अधिक ही होते जाएगा, क्यों, क्योंकि आपस में दोनों समानुपाती होते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार बराबर डैश इसका पृथ्वी का भार, ठीक है ना। तो क्या होता है ये बताना, यानी चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना होगा, पृथ्वी के भार का। तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो होता है वो पृथ्वी के भार का कितना होता है, तो 1/6 होता है, ठीक है ना। क्या होता है, 1/6 होता है। तो चंद्रमा पर यदि मान लेते हैं किसी वस्तु, यानी कोई वस्तु है जिसका पृथ्वी पर भार, ठीक है ना, पृथ्वी पर जो भार है वो कितना है, मान लेते हैं यदि 600 है, ठीक है ना, कितना है, 600 kg, ठीक है। तो उसका चंद्रमा पर जो भार होगा क्या होगा, चंद्रमा पर जो भार होगा क्या होगा, 1/6 गुना 600, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, 100 kg, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 100 kg, यानी कि पृथ्वी के भार का 1/6 भाग हो जाता है कितना, कहाँ, चंद्रमा पर उसका भार कोई वस्तु का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, ठीक है ना। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, तो कौन है ये बताना, ठीक है ना। किसका कोशिका जो है वो सबसे जीवित निम्नलिखित की कोशिका यानी किसकी कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है ये बताना, ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि माइकोप्लाज्मा की, किसका, माइकोप्लाज्मा की जो कोशिका वो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, ठीक है ना। तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है, कौन है, तो माइकोप्लाज्मा है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है, इसके पास कोशिका भित्ति नहीं होती है, ठीक है ना। किसके पास कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो माइकोप्लाज्मा के पास कोशिका भित्ति नहीं होती है, और इसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। किसे बोलते हैं, तो माइकोप्लाज्मा को बोलते हैं, ठीक है ना। तो माइकोप्लाज्मा को एक अन्य नाम बोलते हैं जिसका नाम है जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है ना। सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है, तो सबसे बड़ी कोशिका जो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा का सबसे बड़ा कोशिका होता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा कि माइकोप्लाज्मा जो होता है उसका क्या होता है, कोशिका भित्ति नहीं होता है, और सबसे छोटी जो जीवित कोशिका होती है वो कौन होती है, तो माइकोप्लाज्मा होता है। तो निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है तो माइकोप्लाज्मा की, ठीक है ना। चलिए तो ये था क्वेश्चन नंबर 20, और आज की क्लास का ये था क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो आपको बताइएगा स्कोर कार्ड कितना है, यानी कि 20 जो MCQs आपको बताएं इसमें आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं या कितने सही हो रहे हैं,
तो अपने आप को भी आप जांच करते रहेगा, ठीक है ना। चलिए, तो बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और शनिवार को आपको नंबर सिस्टम की एक क्लास आएगा, ठीक है ना, जो कि आपको उसमें 10 क्वेश्चन पार्ट 1 देखने को मिलेगा। इसमें आपको 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। तो आप मैथ के लिए भी आप तैयार रहेगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं कल नए क्लास में।